नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों, क्या है आज की डिफेंस अपडेट्स, चलिए एक एक करके उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना को लेकर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन सेना प्रमुख ने आज पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की अग्रिम मोर्चों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने कहा कि यहाँ तैनात जवानों को उनके शानदार काम, उत्साह और साहस के लिए सर्टिफिकेट भी दिया। आपको बता दें कि सेना प्रमुख ग्राउंड कमांडरों के साथ हालात पर चर्चा भी करेंगे और फॉरवर्ड पोस्टों पर तैनात हमारे जो कमांडर्स हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। गलवान घाटी पे हुई हिंसक घटना के बाद सेना प्रमुख का ये पहला लद्दाख दौरा है। इससे पहले वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, जैसे कि आप सभी को मालूम है, उन्होंने भी लद्दाख का दौरा किया था। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे को लेकर आ रही है। रूस में आयोजित विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे हैं। बता दें कि मॉस्को के विजय दिवस परेड का आयोजन हो चुका है। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी ने भी भाग लिया। इसके अलावा इस परेड में चीन की सेना भी भाग ले रही है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों की 3सीवा टुकड़ी को इस परेड में शामिल किया गया है। बता दें कि दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा था कि 3 दिन के दौरे पर वे मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यात्रा से मुझे भारत, रूस और रणनीतिक साझेदार को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, ये भी माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह रूसी रक्षा के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और आने वाले महीनों में रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री ने S-400 रक्षा प्रणाली का सवाल भी वहाँ पर उठाया है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जल्द से जल्द S-400 की डिलीवरी चाहता है। इसके अलावा AK-203 पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा MiG-29 और सुखोई 30 MKI के कलपुर्जों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो लद्दाख को लेकर आ रही है। गलवान घाटी में चीनी सेना के पीछे हटने पर बनी सहमति के बीच पूर्वी लद्दाख में संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट जवानों को खासकर यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही नौसेना को भी अपनी वॉरशिप्स के साथ तैनात करने का आदेश दे दिया गया है। कालवा घाटी में सैनिकों की झड़प के बाद चीन के तेवर तो ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन भारत की ओर से LAC पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चौकस कर दी गई है। यही नहीं, पूर्वी लद्दाख में वायुसेना ने अपनी गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। सुबह से ही लड़ाकू विमान श्रीनगर और लेह स्थित एयरबेस पर उड़ान भर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रोज की तुलना में लड़ाकू विमानों ने ज्यादा उड़ानें भरी हैं। LAC के करीब हवाई चौकसी भी बढ़ा दी गई है। वायुसेना ने दर्जनों टैंक और बुलेट प्रूफ वाहन एयरलिफ्ट के जरिए लेह पहुंचाए हैं, जो कि आने वाले दिनों में पूर्वी लद्दाख में LAC के करीब भारत की निगरानी करेंगे। इसके अलावा वायुसेना ने भी कई फॉरवर्ड एयरबेस पर अपने फाइटर जेट तैयार रखे हैं। नौसेना को चीनी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए मलका स्ट्रेट में अपनी वॉरशिप तैनात करने का आदेश दिया गया है और जरूरत पड़ने पर उन्हें इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा सैनिकों के साथ आर्टिलरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी लद्दाख को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और LAC के पास तनाव वाले इलाके में लगातार चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है और सैन्य निर्माण को जारी रखा हुआ है। खबरों की माने तो पैंगोंग सो झील समेत फिंगर एरिया के आसपास चीन के सैनिक बढ़ गए हैं। इसके अलावा विवादित इलाकों के पास निर्माण कार्य कहीं भी नहीं रोका गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिंगर 8 तक भारत अपना दावा करता है, मगर हाल के तनाव के बीच चीन भारत की पेट्रोलिंग पार्टियों को फिंगर 4 से आगे नहीं जाने दे रहा है। सूत्रों ने बताया कि फिंगर एरिया में चीन आक्रामक रूप से नए इलाकों को अपने नियंत्रण में ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक गलवान नदी के खूनी संघर्ष के बाद चीन ने अपने कई स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 15 से 16 जून को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास जिन स्ट्रक्चर को उखाड़ फेंका था, चीन उनको फिर से बना रहा है। इसके साथ ही दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के ठीक सामने वाले इलाके में भी चीनी सेना भारत की पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच मुश्किलें खड़ी कर रही है। वहीं दूसरी ओर भारत लद्दाख में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। आर्मी चीफ नरवाने जी का दौरा और भारतीय वायुसेना प्रमुख का दौरा इस रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेह स्थित मिलिट्री बेस से बुधवार को कई भारतीय जेटों ने उड़ान भरी और 240 किलोमीटर दूर की सीमा रेखा तक का दौरा किया। आपको बता दें कि कई सैन्य अधिकारियों ने, जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले इतनी मौजूदगी भारतीय सेना की वहाँ पर नहीं देखी गई थी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो T-90 भीष्म टैंक को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच भारत ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म को भी लद्दाख में तैनात कर दिया है। भारतीय सेना ने सबसे घातक हथियार को लद्दाख पहुंचा दिया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना कितने बड़े रूप से वहां पर तैयार है। आपको बता दें कि भारत का बाहुबली T-90 भीष्म टैंक जून के महीने से ही लद्दाख में दुश्मनों के मंसूबों को तबाह करने के लिए तैनात किया गया है। इसकी तैनाती के साथ ही ये लद्दाख में इसे भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी तैनाती का मतलब है कि भारतीय सेना युद्ध
जैसे हालात के लिए हर पल तैयार हो चुकी है। इसके माध्यम से भारत ने ये साफ संदेश दे दिया है कि सीमा पर चीन का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें ये संदेश भी छिपा है कि दुश्मन की चाल से एक कदम आगे बढ़ते हुए रणनीतिक और सामरिक लिहाज से भारत ने दुश्मन पर बढ़त हासिल कर ली है। इससे सरहद पर भारत की पोजीशन और मजबूत हो गई है और घुसपैठ वाले इलाके से चीन की सेना अब पीछे हटेगी। T-90 टैंक, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत का चीन को जवाब है। ये टैंक जैविक और रासायनिक हथियारों से निपट सकता है। साथ ही 60 सेकंड में 8 गोले ये फायर कर सकता है। इस टैंक में अचूक 125 mm की मैन गन भी लगी हुई है। 6 किलोमीटर दूर मिसाइल तक भी ये लॉन्च कर सकता है। 48 टन वजन वाला T-90 भीष्म टैंक दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है। दिन हो या रात दुश्मन से ये लड़ सकता है। मिसाइल हमले को रोकने वाला ये कवच भी आप कह सकते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से ये चल सकता है और एक बारी में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये सक्षम है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर आपको बता दें कि चीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत के साथ लद्दाख में सीमा तनाव को लेकर एक और जहां चीन शांति स्थापित करने की दुहाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों का समर्थन भारत को मिलता देख वो परेशान दिख रहा है। यहाँ तक कि चीन की सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार पीपल डेली ने रूस को कहा है और ये भी कह सकते हैं कि नसीहत दे डाली है कि वो भारत को संवेदनशील वक्त पर हथियार ना बेचे। आपको बता दें कि रूस में विक्ट्री डे के जश्न पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे हैं और इस दौरान डिफेंस डील को लेकर चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीपल डेली ने फेसबुक पर सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज ऑफ रूस नाम के ग्रुप में लिखा है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर रूस को चीन और भारतीयों के दिलों को पिघलाने हैं तो भारत को संवेदनशील हथियार ऐसे वक्त में नहीं देने चाहिए। दोनों एशिया की ताकतें रूस की करीबी सहयोगी हैं। पीपल डेली ने कहा है कि लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत जल्द 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिनमें MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI शामिल है। दोस्तों, यहाँ पहली खबर की बात करते हैं तो वो है भारतीय स्पेस को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग की इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि सरकार ने तय किया है कि अब स्पेस साइंस को और भी खोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत में अब प्राइवेट कंपनियां स्पेस क्षेत्र में काम करेंगी। ये लगभग एलन मास्क की कंपनी टेस्ला जैसी हो सकती है। फिलहाल भारत में स्पेस से जुड़े अभियान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के जिम्मे रहता है। अब प्राइवेट कंपनी भी इसरो के संस्थानों, सैटेलाइट्स और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। इसी साल मई के महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संदर्भ में घोषणा भी की थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत ने कई सारी स्पेस संपत्तियां बनाई हैं, अब ये सबके लिए खुली हैं। भारत सरकार ने अब सभी के लिए इस्तेमाल के लिए इसे खोल दिया है। ये एक सरकारी कंपनी होगी और इसे कई लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, इन प्राइवेट कंपनियों से स्पेस इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। साथ ही इसरो तक ये ज्ञान सीमित नहीं रहेगा, लेकिन इससे स्पेस में एक बड़ी पावर भारत को मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।